क्वेश्चन 31 को स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। सो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 32 फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन द पाथ डिफरेंस इज। ब्राइट फ्रिंज उस वक्त फॉर्म होती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा और फेज डिफरेंस 2n इंटू पाए, यानी कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा अप टू सो ऑन, और फेज होना चाहिए 0 2 पाए 4 पाए 6 पाए अप टू सो ऑन। सो हमारे पास n प्लस 1/2 इंटू लेमडा, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। अब 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, यानी कि लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 9 लेमडा बाई 2, दिस इज ऑल्सो फॉर डार्क फ्रिंज, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंज। सो दैट इज n लेमडा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ये मैक्सिमा की यानी कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। 33 अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब अगर उसकी स्पीड v क्या है, दैट v इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब स्पीड कांस्टेंट होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ए टी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, ए टी क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0, लेकिन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। स्पीड कांस्टेंट है तो ए सी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डेट इज कांस्टेंट, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बॉडी की बार बार डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन डेट इज 0 और सेंट्रीपिटल वी स्क्वेयर ओवर आर, डेट इज आवर चार्ली ऑप्शन। 34 लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड। The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. Minimum percentage error, हमें क्या चाहिए, minimum percentage error in measurement of time. अब ऑप्शन है 0.1%, 1.8%, 0.8% या 8%। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू multiply by 100%. Now least count is 1/5, measured value है 25 into 100%, 100% over 125, 4 over 5%, या this will become 0.8%। तो परसेंटेज एरर निकालने के हमें 0.8%, that is our Charlie option. Now 35 a missile is fired for maximum range। मैक्सिमम रेंज का नाम देखते साथ ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज पर होती है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वी आई। इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, द रेंज ऑफ मिसाइल इज 30 मीटर 20 मीटर 40 मीटर या 60 मीटर। रेंज का फॉर्मूला है वी आई स्क्वेयर ओवर जी इन टू साइन 2 थीटा, और अगर थीटा 45 डिग्री हो तो फिर रेंज क्या होती है, डेट रेंज इज मैक्सिमम। क्योंकि थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1, तो रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी। व्हाट इज वी आई, 20 का स्क्वेयर, जी 10 है, 400 ओवर 10, सो दिस विल बिकम 40 मीटर। रेंज क्या हो जाएगी, 40 मीटर के बराबर हो जाएगी। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर है और 2 थीटा 90 हो जाएगा और साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा 40। 36 टाइम पीरियड ऑफ अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर g। x is extension in the spring and g is gravitational acceleration. What will be its time period on the surface of moon? t/2, t, 2t या स्क्वायर रूट ऑफ 6t। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोवाइड करेगी रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एम जी इज इक्वल टू के एक्स। अब मून पे ले जाके एम तो सेम रहेगा, के भी सेम रहेगा, यानी कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा।
अब मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की निस्बत 6 टाइम्स कम है। तो अब ग्रेविटी अगर 6 टाइम्स कम है तो मून में स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगी वो भी अर्थ की निस्बत क्या होगी, 6 टाइम्स कम होगी। यानी कि जितनी ग्रेविटी कम है उतनी एक्सटेंशन कम है। सेम चेंज आ रहा है, कैंसल आउट हो गया, आंसर करेगा सेम, दैट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, टाइम पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को आप मून पर ले जाएं। 37, पावर ऑफ अ लेंस इज 10 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 100 मीटर। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होती है 1 ओवर फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी मीटर में। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर पावर 1 ओवर 10, डैट इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर हमारे पास मौजूद नहीं है। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें 0.1 into 100 सेंटीमीटर, so that will become 10 सेंटीमीटर। तो दिस विल बिकम अल्फा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। 37 का अल्फा ऑप्शन हो जाएगा। 38, if the speed of sound on a cold day is vc and hot day is va, then v is equal to gamma rt over m square root। अब स्पीड ऑफ साउंड स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब कोल्ड डे का टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होगा। हॉट डे है, टेम्परेचर होगा ज़्यादा। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी ज़्यादा, और कोल्ड डे टेम्परेचर कम है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, वो भी कम होगी। तो वी सी इज़ लेस दैन वी ए, डेट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। क्योंकि हॉट डे में पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए टेम्परेचर भी ज़्यादा है एंड स्पीड ऑफ साउंड भी होगी ज़्यादा होगी, डेट इज़ बीटा ऑप्शन। 39, a person of mass 60 kg carries a 15 kg body on the top of building 10 meter high in 5 meter. He puts a power, वो कितनी पावर पुट करता है in carrying the body, 10 watt, 5 watt, 30 watt या 15 watt। पावर इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टी। मैस कितना है जी, कितना मैस वो उठा रहा है, इज 15, जी इज़ 10, हाइट इज़ 10 और टाइम कितना है 5 मिनट्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो दिस विल कम 5 3 और ये इससे कैंसल आउट हो गया, दिस विल कम 30 ओवर 6, दैट इज़ 5 वाट, इट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। 40, the coulomb force between two charges q1 2 coulomb, q2 and q2 is 2 न्यूटन फोर्स दी हुई है। डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज q2। अल्फा ऑप्शन है 10⁻9 कूलम, 10⁻9 कूलम, 2 इंटू 10⁻9 कूलम या 4 इंटू 10⁻9 कूलम। आपको पता है फोर्स की वैल्यू है के q1 q2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए q2, तो Q2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर ओवर के Q1। तो फोर्स कितनी है, दैट इज 2, आर स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर ओवर के 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 इज 2, ये 2 इज 2 से कैंसिल, 3 का स्क्वेयर इससे कैंसिल, दिस विल कम 10⁻9 कूलम, यानी कि 1 नैनो कूलम भी हो सकता है, दैट इज आवर बीटा ऑप्शन। 41 पे देखें, फॉर अ हीट इंजन ए रेशो ऑफ Q2 टू Q1 इज 2:3, while the heat engine B ratio of Q2 to Q1 1:3, what is the value of efficiency of A to efficiency of B, 1:3, 1:2, 2:3, 2:1। एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1, अगर A की निकालें 1 माइनस 2 ओवर 3, दिस विल बिकम 1 ओवर 3। बी की एफिशिएंसी होगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1 की जगह पर 1 ओवर 3 पुट कर दें, डेट विल कम 2 ओवर 3। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, ए की 1 ओवर 3, बी की 2 ओवर 3, कैंसल आउट, दिस विल बिकम 1:2, दैट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि रेशो लेस देन 1 आ रही है ना, तो ए की एफिशिएंसी कम होगी और बी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, दैट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। 42, अ वायर ऑफ रेडियस आर हैज़ रेजिस्टेंस आर, इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू अ वायर ऑफ आर बाय 2, देन द रेजिस्टेंस बिकम्स। स्ट्रेच करने का केस ये होता है कि जब वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो जितनी आप लेंथ को बढ़ाते हैं, स्ट्रेच करने से लेंथ क्या होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, एरिया उतना क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा।
और रेजिस्टेंस जितनी लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। देखिए लेंथ बड़ी है, एरिया कम हुआ है, तो आपको रेजिस्टेंस क्या होती है वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर हो जाएगी। अब उसने क्या रेडियस आर बाय 2, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर बाय 2 हो जाएगा तो एरिया ए बाय 4 हो जाएगा। अब जितना एरिया कम है लेंथ क्या हो जाएगी उतनी बढ़ जाएगी, जितनी लेंथ बड़ी है रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि डेट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ आर विच इज आवर चार्ली ऑप्शन। यानी कि रेडियस हाफ हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा वो ए बाय 4, जितना एरिया कम होगा लेंथ उतनी बढ़ेगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ आर विच इज आवर चार्ली ऑप्शन। 43 0.0034 शुड बी एक्सप्रेस्ड एज। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि डेसिमल को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद रिप्रेजेंट करना है। तो 0.00123 3.4 इंटू 10 रेज़ पर -3, तो दिस विल बिकम आवर अल्फा ऑप्शन। एक सिंपल क्वेश्चन है। 44 Which of following pairs of displacement cannot be added to give a resultant displacement of 2 मीटर। वेक्टर्स की एडिशन का रूल क्या है या वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस रेंज में लाई करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अल्फा है 1 एंड 1, इन 1 और 1 को माइनस करें आंसर आ जाएगा 0, 1 और 1 को ऐड करें आंसर आ जाएगा 2, तो इसका डिफरेंस 0 और 2 के दरमियान होना चाहिए, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2। 1 और 2 माइनस करें आंसर आ गया 1 और ऐड करें 2 + 1 आंसर आ गया 3, इसका रिजल्टेंट 1 और 3 के दरमियान होना चाहिए, मिनिमम रिजल्टेंट 1 एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट 3। 1 एंड 3 माइनस करें आंसर आ गया 2, 1 + 3 आंसर आ गया 4, तो इसका रिजल्टेंट 2 और 4 के दरमियान होना चाहिए, मिनिमम रिजल्टेंट 2 एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट 4। 4 एंड 1, अब यहाँ पे 1 एंड 4 है, माइनस करें आंसर आ गया 3, एडअप करें आंसर आ गया 5, तो रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों की मैग्नीट्यूड को माइनस कर दें और ऐड कर दें, उन दोनों के दरमियान लाई कर रहा होता है, यानी कि रिजल्टेंट जो होता है ना वो a + b और a - b के दरमियान होता है, दिस इज़ द वैल्यू। अब यहाँ पर सब में 2 आ रहा है लेकिन इस रेंज में 2 नहीं आ रहा, तो कहाँ पर 2 नहीं आ सकता, डेल्टा ऑप्शन में 2 नहीं आ सकता क्योंकि मिनिमम रिजल्टेंट 3 है, मैक्सिमम 5 है और इनके दरमियान 2 नहीं आ रहा, तो 2 रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता, डेल्टा ऑप्शन। 45 A force of 2 Newton acting through a moment arm of √2 meter produces a torque of √6 Newton meter. What is the angle between R and F? 0, 30, 45, 60. Torque is equal to RF sine of theta. Torque is equal to √6. R की वैल्यू है √2 एंड फोर्स इज 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा √6 ओवर √2 इज इक्वल, ये 2 भी आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। So that sine of theta is equal to this will become √3 over 2. So that theta is equal to 60 degree. Sin 60 √3 over 2 के बराबर होगा, that is our delta option. MCQ 46 है ratio of distance covered by object allowed to fall freely in first, second and third second, मतलब इनका मतलब है during। अब यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग के केस में दो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर वो पूछे डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी को 10 कंसीडर करें तो डैट इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकेंड, ड्यूरिंग nth सेकेंड, ड्यूरिंग that s is equal to g over 2 2n - 1, वो आ जाएगा 5 इंटू 2n - 1। अब यहाँ पे हमें रेशो चाहिए s1 रेशो s2 रेशो s3, 5 इंटू 2n की जगह पे पुट कर दें 1 - 1, 5 इंटू 2 1, 5 इंटू 2 3 -1, 5 और 5 कैंसिल, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, तो 1:3:5, डेट इज़ आवर अल्फा ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस ड्यूरिंग एनी इंटरवल पूछ रहा है या डिस्टेंस आफ्टर एनी इंटरवल पूछ रहा है, ये अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। 47 वर्क डन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट।
50, 100, 150 एंड 200। अब फोर्स कांस्टेंट सिर्फ इस रीजन में है, ये दिस इज़ द रीजन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट सिर्फ इस रीजन में, तो हमें ये एरिया चाहिए। अब ये एक बन रही है रेक्टेंगल, इसका एरिया आपको बताएगा वर्क, एफ डी ग्राफ का एरिया आपको वर्क बताता है। सो एरिया लेंथ इंटू विड्थ 10 मल्टीप्लाई 5 से लेकर 15 तक 10 आ जाएगा, 10 100। सो वर्क विल बिकम 100 जूल, वर्क बीटा ऑप्शन 100 जूल के बराबर आ जाएगा। 48, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, डायमीटर की वैल्यू दी है, covers distance of 12 meter, that is s. Revolution completed by wheel is 12 revolution, 12 by pi revolution, 6 by pi revolution या pi by 6 revolution। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस की वैल्यू है 12 और आर चाहिए, सो आर इज इक्वल डायमीटर ओवर 2, 2 ओवर 2 1 मीटर यानी कि 1, यानी कि थीटा विल बिकम 12 लेकिन रेडियन में आ जाएगा। अब 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होता है 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन। जैसे आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन पूरा सर्कल जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, यानी कि 1 रेडियन हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन, तो दिस विल बिकम 6 बाय पाई रेवोल्यूशन। सो थीटा का हो जाएगा 6 बाय पाई रेवोल्यूशन, दैट इज आवर चार्ली ऑप्शन। 49, to calculate orbital velocity of a satellite put into a circular orbit around the earth we need to know। अब orbital velocity का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ gm over r। अब वो कहते हैं satellite put into circular orbit around the earth, this is mass of earth और this is distance of satellite from center of earth, like this is earth और ये satellite है और ये r जो है ये इसका रेडियस होता है, जिस रेडियस में ये मूव कर रहा होता है, यानी कि डिस्टेंस है ज़मीन से। अब हमें क्या चाहिए? हमें मैस ऑफ सैटेलाइट नहीं चाहिए होता, हमें मैस ऑफ अर्थ चाहिए, डेट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। एंड सेकेंडली हमें डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर बीटा ऑप्शन होगी। 50, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाइप प्रोड्यूसेस डायमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर, इसको D1 कह दें, टू 2 इसको D2 कह दें। वे द पाइप इज़ नैरो, जब पाइप नैरो है, स्पीड इज़ यानी कि नैरो ये 2 सेंटीमीटर यानी कि V2 दे दिया उसने। वेयर इट इज़ वाइड द वाटर स्पीड इज़ 16 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको पता है कि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, A1 पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V1, A2 पाई D2 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V2, एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, आर का D/2 पुट कर दें, एरिया पाई D स्क्वायर ओवर 4, पाई 4 इससे कैंसिल, D1 स्क्वायर, D1 कितना है 4 का स्क्वायर इंटू V1 कितनी है हमें चाहिए, D2 स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर इंटू V2 उसने 8 दी हुई है। सो दिस विल बिकम V1 विल बिकम 4 into 8 over 16, 32 over 16, this will become 2 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली ये कहती है कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगी और जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। सो MCQ 51, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स इनिशियल पोजीशन इज मीन पोजीशन, यानी कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर बॉडी मीन से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन और फिर मीन पोजीशन। अब एक चीज़ आपको पता है कि जब बॉडी मीन पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डेट इज़ मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे है डेट इज़ ज़ीरो, मीन पे अगेन मैक्सिमम। ये ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ हमेशा कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही बनेगा। फिर एक्सट्रीम आ गई है ज़ीरो, फिर मीन आ गई मैक्सिमम, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ
यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, और ग्राफ लाइक दिस ऐसे बनना होगा। सो दिस विल बिकम आवर बीटा ऑप्शन। ठीक है, बीटा ऑप्शन हमारी बन जाएगी, यानी कि एक टाइम पीरियड तक ये एक वेव तक, ये एक टाइम पीरियड तक हमारे पास यहाँ तक ग्राफ बनना है जैसे यहाँ पर बन रहा है, बीटा ऑप्शन। अगर हम 52 की बात करें, इफ स्ट्रेचिंग फोर्स टी ऑफ अ वायर इंक्रीजेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम या एनी ऑफ अबव। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है एन वी ओवर 2L, किसकी, वायर की बात कर रहे हैं। अब F इज़ इक्वल टू एन ओवर 2L, स्पीड की जगह T ओवर M, यानी कि हम अगर बात करते हैं स्ट्रिंग में वेव की स्पीड तो वो बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ T ओवर स्मॉल m। V इज़ इक्वल टू T ओवर स्मॉल m का स्क्वायर रूट। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला भी है। अब ये T को हम जनरली फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, अब जितनी टेंशन बढ़ेगी उतनी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। डेट इज आवर बीटा ऑप्शन। अगर टेंशन को कम कर देंगे तो स्पीड भी कम होगी और जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम होगी। यहाँ पर बीटा ऑप्शन है इंक्रीज, क्योंकि टेंशन को इंक्रीज किया जा रहा है। 53, ऑब्जर्वर मूव विद अ वेलोसिटी यू नॉट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड, ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी एफ प्राइम किसके बराबर होगी, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, v प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर ओवर v मल्टीप्लाई बाय एफ। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये फैक्टर बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो v प्लस यू ऑफ ऑब्जर्वर ओवर v इंटू एफ, डेट इज आवर बीटा ऑप्शन। बीटा इज द राइट ऑप्शन। अगर यही कह दे कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, अब फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अगर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये चीज़ें 4 केसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं। 54, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस यानी कि मिनिमा जो बन रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d। ये डार्क है। अगर हम ब्राइट की बात करते हैं, ये डार्क है। ब्राइट की फ्रिंज की बात करें वो होती है m लैम्डा l ओवर d। तो उसने क्या पूछा, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज बनती कब है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगी, डेट इज m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा l ओवर d। लेकिन एक बात याद रखें कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डार्क फ्रिंज आएगी और 2 डार्क फ्रिंजेस के दरमियान ब्राइट फ्रिंज आएगी, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है डेट इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d। यानी कि ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस और 2 डार्क के दरमियान डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि जो विड्थ ब्राइट फ्रिंज की होती है वही विड्थ डार्क फ्रिंज की होती है। खैर हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड था जिसकी चार्ली ऑप्शन है। 55, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन बराबर होती है एफ ऑब्जेक्टिव ओवर एफ आई पीस। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही इसकी, यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ आई पीस ऑफ एफ ऑब्जेक्टिव का इन्वर्स, एक ही बात है। तो डेट इज आवर चार्ली ऑप्शन। 56, temperature of gas is increased from 27 to 127, the ratio of mean kinetic energy will be। टेम्परेचर का फॉर्मूला है 2/3k इंटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2, टेम्परेचर T1 कितना है 27, 273 over 127 plus 270, that will become 300 over 400, this will become 3/4। तो ये रेशो है, that is डेल्टा ऑप्शन 3/4 is the right option। 57, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यानी कि वर्क जो है डेट इज़ पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम है, और वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा होता है पॉजिटिव होता है। इंटरनल एनर्जी इज़ फाउंड टू बी डिक्रीज बाय 2 जूल, यानी कि डेल्टा यू जो है वो आ जाएगी -2 जूल, क्योंकि एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा
तो इंटरनल एनर्जी भी ड्रॉप करेगी, और जब इंटरनल एनर्जी ड्रॉप करेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑन द गैस विल बी इक्वल टू, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हमारे पास फॉर्मूला है, डैट इज इक्वल टू प्लस वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वर्क इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा, डैट इज पॉजिटिव, उतना ही होगा, लेकिन डैट इज ये -2 जूल है तो ये क्या होता है, डैट विल बिकम 2 जूल अल्फा ऑप्शन, क्योंकि वर्क ने हमेशा क्या होना है, वो पॉजिटिव ही होना है। अगर कंप्रेशन की बात करता तो डेल्टा यू पॉजिटिव होती और वर्क क्या होता, वो नेगेटिव होता, राइट। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 58, an isolated charged point particle produces an electric field with magnitude E at 2 meter away. At a point 1 meter from the particle, the magnitude of electric field is E is equal to kq over r square. This is electric field for the point charge. R is distance from the point charge. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले क्या है 2, अब क्या है 1, यानी कि मैं r प्राइम को r/2, डिस्टेंस हाफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स, डिस्टेंस हाफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम्स ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो डैट इज़ आवर बीटा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। यानी कि जितना हम चार्ज से अवे मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी कम होती रहेगी, या जितना आप चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी उसके स्क्वायर टाइम्स की होगी, वो बढ़ेगी। तो आर अगर हाफ हो गया तो इन्वर्स है 2 का स्क्वायर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगी, दैट इज़ आवर बीटा ऑप्शन। 59, अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल, यानी कि बैटरी मौजूद नहीं है, बैटरी रिमूव्ड है, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सच दैट पोलराइजेशन अकर्स, व्हाट हैपन्स विद द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी डायलेक्ट्रिक के आने से, वोल्टेज पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप करेगा, एनर्जी भी हमेशा क्या होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी, एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर आपके पास बैटरी कनेक्टेड ही रहे और फिर आप डायलेक्ट्रिक को प्लेस कर दो, अब कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, बैटरी वाला बैटरी जो बैटरी का होगा वही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसने लिख दिया कि बैटरी रिमूव्ड है, सो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे, एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर हमारे पास बैटरी कनेक्टेड होती फिर कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करती, वोल्टेज सेम रहते और एनर्जी इंक्रीज कर जाती। तो ये चीज़ आपने डायलेक्ट्रिक के लिहाज से याद रखनी है कि बैटरी कनेक्टेड की बात कर रहा है या बैटरी रिमूव की बात कर रहा है। तो उसने रिमूव की बात की है तो डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। 60, फॉर एन ohmic कनेक्टर डबलिंग द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विल कॉज करंट 2। अब ओहम्स लॉ फॉलो होगा ओहमिक सब्सटेंसेस पे कि करंट और वोल्टेज क्या है, डायरेक्ट डिवोशन है। वोल्टेज को डबल कर दिया, वी प्राइम जब 2 टाइम्स ऑफ वी होगा तो करंट आई प्राइम का हो जाएगा, वो भी 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब उसने क्या बोला है, करंट की बात की है, तो करंट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, डेट विल डबल।